हाँ बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में हम लोग प्रिज्म में पढ़ेंगे। प्रिज्म में जो थ्योरी है वो शुरू कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले प्रिज्म की हम परिभाषा जान लें। प्रिज्म प्रिज्म तो प्रिज्म प्रिज्म पहली बात ये मान के चलो कि प्रिज्म से अपवर्तन होना है। प्रिज्म से अपवर्तन होना है, ना कि परावर्तन। इसका मतलब प्रिज्म जो बना है जिस पदार्थ का, वो पारदर्शी है और समांग माध्यम है। तो पारदर्शी समांग माध्यम का प्रिज्म बनता है। अब प्रिज्म का आकार जो है सामने से देखने पर त्रिभुज जैसा लगता है, और ये समझो जिस तरीके से हम हाथ दिखा रहे हैं, ये एक पृष्ठ ये प्रिज्म का माना जाए और एक पृष्ठ ये माना जाए, और ऊपर दोनों ये पृष्ठ जाके किसी कोण पर जुड़े हैं। ठीक, किसी कोण पर झुके हैं या किसी कोण पर जुड़े हैं, और नीचे आधार है। ठीक, तो प्रकाश किरण इस पर या इस पर आपतित होगी, प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी और अपवर्तन होगा। तो सबसे पहले परिभाषा इसकी लिख ली जाए। पारदर्शी समांग माध्यम जिसके दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके हूं। ठीक, ये बात अभी हमने बताया कि प्रिज्म से अपवर्तन होना है, तो वो समांग पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। समांग माध्यम, समांग पारदर्शी माध्यम भाई, पारदर्शी माध्यम जिसके दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके हों। अब इसका चित्र देखो सामने से देखने पर, ये A B C सामने से देखने पर इस तरीके से अगर हम किए हैं तो त्रिभुज जैसा सामने से दिखाई देगा। ये वाला हिस्सा चित्र में कम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो ये क्या हुआ, प्रथम पृष्ठ, और ये है द्वितीय पृष्ठ, और ये कोण हो गया जिस कोण पर झुके हैं। और नीचे क्या होता है, आधार। ठीक, ये प्रिज्म की एक तरीके से संरचना हो गई। ये पारदर्शी तो एक बार लिखा था। हाँ भाई, ये तो ये पारदर्शी माध्यम है। अब इसके दोनों पृष्ठ ये हो गए त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है,
तो जो हम गणना में लेंगे प्रिज्म, उसके दोनों पृष्ठ क्या होंगे, वो समान आकार में होंगे, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज जैसा, समद्विबाहु त्रिभुज जैसा। ठीक, ये हो गई प्रिज्म की बात। इस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होगी, यहां अपवर्तन होगा, फिर जाएगी, ये दूसरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर फिर अपवर्तन होगा और इस पृष्ठ से प्रकाश किरण बाहर निकलेगी। जो बाहर निकलती है उसको एक विशेष नाम निर्गत किरण के नाम से पुकारा जाता है। तो यहां यह भी देखना है कि प्रकाश किरण आएगी यहां हवा से प्रिज्म के पदार्थ में, एक बार यहां माध्यम बदला तो यहां अपवर्तन हुआ, फिर आगे पहुंची दूसरे पृष्ठ पर, तो यहां फिर प्रिज्म से बाहर निकलेगी, तो प्रिज्म के पदार्थ से फिर हवा में जाएगी, यहां दोबारा अपवर्तन होगा। इस तरीके से हमारे सामने एक तथ्य ये भी स्थापित हुआ कि प्रिज्म पर जब आपतित प्रकाश किरण आती है तो दोनों पृष्ठों से 2 बार अपवर्तन होता है। अब हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि प्रिज्म पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है, प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है, फिर प्रिज्म से बाहर निकलती है, 2 बार अपवर्तन होता है। इसको इस तरीके से कह सकते हैं। ABC, प्रकाश किरण इस पर आपतित हुई, यह आपतन बिंदु हुआ, फिर यहां से आगे बढ़ी और यहां से फिर अपवर्तन हुआ। ये बिंदु A ले लिया जाए, ये बिंदु B ले लिया जाए। ठीक, यहां ये मार्ग था और यहां ये मार्ग है। ठीक, एक बार यहां मुड़ी, एक बार यहां मुड़ी। अब ये बात ध्यान में रखना है कि प्रकाश किरण क्यों नीचे ही आ रही है। देखो ये हवा है और इस प्रिज्म को हम मान लो कांच मानेंगे, कोई भी पारदर्शी माध्यम होगा वो हवा से ज्यादा सघन होगा, तो विरल से सघन में प्रकाश किरण आ रही है, तो यहां क्या होगा, अभिलंब खींच दिया जाए, ये अभिलंब हो गया। ठीक, तो अभिलंब की ओर झुकती है, आगे फिर यहां गई, यहां भी अभिलंब खींचा जाए तो सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर। इस तरीके से जब तिरछा प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो निर्गत होने पर आधार की ओर ही मुड़ती है परिणामी रूप से। कहने का मतलब कि तिरछा प्रकाश किरण गिरी है नीचे से इस पर, तो दोनों जगह अपवर्तन होगा, प्रकाश किरण नीचे की ओर ही जाएगी सघन विरल माध्यम का मामला देखते हुए। भाई यहां विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर अभिलंब है, अभिलंब ये सीधे जा रही थी, अभिलंब की ओर झुक गई, यहां तीर भी बना दिया जाए। अब यहां फिर B पर पहुंची तो B पर फिर अपवर्तन हुआ, अब सघन से विरल में जा रही है तो इसका मार्ग तो ये हुआ, लेकिन ये अभिलंब से दूर हटेगी तो नीचे मुड़ना इसका जरूरी है, अनिवार्य है। इस तरीके से तिरछी आपतित किरणें जो होती हैं वो निर्गत होने पर प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती हैं। इसका मतलब तिरछी इधर से गई है, तिरछी इधर नीचे को आएगी। एक बात ये हो गई। अब थोड़ा सा इसका बड़ा चित्र हम बनावें, इसके तमाम भाग को पहचाना जाए, क्योंकि पहचानना जरूरी है, नहीं तो आगे डेरिवेशन में तमाम जो है परिस्थितियां आएंगी उनको
हमें समझना है। ये ए बी सी, ये प्रिज्म का आकार हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा आकार है। ए बी और ए सी पृष्ठ लंबाई में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज इसको मानो। अब क्या होगा, इस पर एक प्रकाश किरण तिरछी आपतित की जाए। ये प्रकाश किरण ये तिरछी आपतित हुई, ये आपतन बिंदु हुआ। आपतन बिंदु पर अब हम अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब, ठीक, यन। अब क्या हुआ, यहां आपतन हुआ तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये और ये डॉट डॉट दिखाओ, ये उसका मार्ग है। अब यहां फिर आपतन हुआ, यहां दूसरा अभिलंब खींचा जाए। ये एन डैश, ये अभिलंब हुआ। अब यहां क्या होना है, प्रकाश किरण का ये मार्ग सीधा है, लेकिन प्रकाश किरण यहां मुड़ती है। ये डॉट डॉट दिखाओ, ये पोजीशन बनी। अब जो है इनके नाम रखे जाएं। यहां हो गया पी बिंदु और यहां Q हो गया। पहला आपतन बिंदु P और दूसरा आपतन बिंदु Q। भाई 2 बार आपतन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है। इसका नाम रख दिया जाए PQR और यस, ठीक। यहां अब आपतन कोण तलाशा जाए। आपतन कोण ये हुआ I, ठीक। ये क्या हुआ R1 और यहां क्या हुआ R2, ठीक। ये अपवर्तन कोण पहला, और फिर प्रकाश किरण आगे बढ़ी तो यहां विलंब खींचा गया तो R2 एक कोण हुआ। अब यहां ये I1 है भाई, यहां जो है ये I2 कोण हुआ। अब देखो इसमें फिर से देखा जाए, आपतन कोण कहां बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण यही होते हैं। तो ये पहला आपतन बिंदु P है और इस पर ये आपतित किरण RP पहुंची, तो ये कोण क्या, अपवर्तन कोण पहला, आपतन कोण पहला वाला बना I1। किरण आगे बढ़ी, अब यहां मुड़ गई, मुड़ करके यहां पहुंची, तो यहां कोण बना अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, तो ये पहला अपवर्तन कोण हुआ R1 लिखा गया, ठीक। अब प्रकाश किरण आगे जब पहुंची तो Q बिंदु पर फिर समझो आपतन बिंदु मिला, यहां अभिलंब खींचा गया, तो Q बिंदु के लिए इसको आपतित किरण माना जाए और ये अभिलंब
तो ये R2 हुआ, Q बिंदु के लिए ये R2 आपतन कोण हुआ। फिर प्रकाश किरण आगे इस तरीके से जाने के बजाय नीचे मुड़ी, तो ये पूरा कोण क्या हुआ, I2। तो R2 आपतन कोण यहाँ के लिए, I2 यहाँ के लिए अपवर्तन कोण। और अंतिम अगर नाम लिया जाए तो I2 जो कोण है QS के लिए, तो QS उसका नाम होता है निर्गत किरण, निर्गत किरण। कुल मिलाकर के P और Q दो जगह अपवर्तन हो रहा है। P के लिए आपतन कोण I1, अपवर्तन कोण R1, और Q के लिए आपतन कोण R2, अपवर्तन कोण I2। ठीक, अब एक मामला और है। यहां देखो, यहां तो यहां जो है प्रकाश किरण सीधे जा रही थी, इतना मुड़ी, तो एक कोण यहां भी बना, और यहां कोण का नाम रखा जाता है विचलन, क्योंकि प्रकाश किरण अपने मार्ग से मुड़कर विचलित हुई, टेढ़ी हुई, तो ये कोण हो जाता है डेल्टा, डेल्टा लिखा जाता है। अब यहां देखो इतना मुड़ी और फिर यहां से और मुड़ी, तो एक बार यहां और मुड़ने वाली स्थिति बनी, ये ठीक। तो क्या हुआ, एक कोण यहां हुआ, अरे भाई प्रकाश किरण ये गई और नीचे मुड़ गई, तो विचलन कोण क्या हुआ, यह डेल्टा यहां भी हुआ, डेल्टा यहां भी हुआ। इसको इस तरीके से समझो, प्रकाश किरण का ये मार्ग होना चाहिए, ये हो गई, पीछे बढ़ाए ये आई, तो ये विचलन कोण, ये इतना विचलन इतना छोटा सा है, तो डेल्टा यहां हुआ। अब हम डेल्टा 1 2 नहीं लिख रहे हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2, इसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ये दोनों विचलन समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण बराबर होते हैं। और यहां क्या हुआ, पूरा विचलन, और ये चलो 1 2 इनको लिख दिया जाए, नहीं तो अक्षर हमको अलग ढूंढना पड़ रहा है। डेल्टा 1 यहां विचलन, डेल्टा 2 यहां विचलन, पहले आपतन बिंदु के लिए डेल्टा 1 विचलन और दूसरे आपतन बिंदु के लिए डेल्टा 2, डेल्टा 2, और यहां पूरा विचलन ये बन जाता है, और ये हो जाता है डेल्टा, ठीक, क्योंकि एक ही तरफ प्रकाश किरण दो बार मुड़ती है, तो कुछ यहां टेढ़ापन हुआ, कुछ यहां टेढ़ापन हुआ, और कुल मिलाकर के कहलाया डेल्टा। और डेल्टा बराबर हो जाता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों का जोड़ है, ठीक। ये स्थिति है, और यह कहलाती है निर्गत किरण। निर्गत किरण कहने से थोड़ा समझने में आसानी रहती है, ठीक। अब चित्र तो भाई देखो घनापन इसमें आ गया किरणों के लिए, लेकिन अब चित्र ऐसे बनेगा। तो कुल मिलाकर के एक बात ये क्लियर हुई सामने कि प्रिज्म पर तिरछी कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो हवा से कांच या हवा से पदार्थ के बीच एक जगह ये आपतन बिंदु होता है, यहां अपवर्तन हुआ, तो आरपी आपतित किरण और PQ जो है यहां के लिए अपवर्तित किरण मानी जाएगी जब P पर अपवर्तन हुआ। अब Q पर जाते हैं, तो Q पर प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है, तो Q आपतन बिंदु हुआ, और PQ यहां के लिए आपतित किरण मानी जाए, और QS अपवर्तित किरण, तो यहां R2 यह आपतन कोण, I2 अपवर्तन कोण हुआ, और ये QS अपवर्तित किरण हुई। लेकिन इस किरण, पहली जो आपतित किरण है, इसके हिसाब से इसका एक और नाम निर्गत किरण भी रखा जाता
है। ठीक, तो ये अपवर्तन की घटना हुई प्रिज्म से, सब तथ्य इसमें जान लो। 2 बार प्रकाश किरण मुड़ती है, मुड़ने का मतलब विचलन कोण बनता है। विचलन कोण यहाँ डेल्टा से लिखा जाता है, तो पहला विचलन कोण डेल्टा 1, दूसरा डेल्टा 2। मोड़ एक तरफ हो रहा है तो कुल विचलन, दोनों विचलन जुड़ जाता है तो एक बड़ा विचलन डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यही परिणामी विचलन होता है। इस तरीके से इसकी सभी बातें अब सामने आ गई। ठीक, अब कुछ तथ्य इसमें हैं, उन तथ्यों को हमें जानना है। अब इसके लिए दूसरा चित्र हम बनाएंगे। दूसरे चित्र में देखो, हाँ अब बच्चों देखो, प्रिज्म हम दूसरा बनावें। A B C। ठीक, अब यहां कुछ तथ्य हम जान लें कि क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन अपवर्तनांक वाला थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम कई हिस्से में इसकी तैयारी कर रहे हैं पहले से। अब इस पर प्रकाश किरण डाली जाए, तिरछी, ये आपतन बिंदु हुआ, प्रकाश किरण आई, यहां नाम रख दिया जाए, आर ही नाम रख दो, और यहां पी नाम हो गया आपतन बिंदु का। यहां अभिलंब खींच दिया जाए, अभिलंब हो गया n डैश। अब यहां प्रकाश किरण आई है तो P पर जो सीधे जा रही है सीधे नहीं जाएगी भाई। P आपतन बिंदु हुआ, हवा से कांच में गई तो यहां अपवर्तन हुआ तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अभिलंब की ओर जब मुड़ेगी तो इस तरीके से प्रकाश किरण मुड़कर यहां पहुंची, और यह आभासी स्थिति है। ये प्रकाश किरण आ गई, यहां आपतन बिंदु दूसरा हुआ Q। अब यहां अभिलंब खींचा जाए, ठीक, और यहां से अब दोबारा जो PQ किरण है यहां फिर अपवर्तित होती है, तो ये नीचे की तरफ मुड़ती है, और इसका मार्ग सीधा तो यही है। ठीक, अब यहां इसका पूरा विचलन इकट्ठा देखा जाए, ये तो यहां 2 विचलन डेल्टा 1 डेल्टा 2, और ये बड़ा विचलन डेल्टा हुआ बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक,
तो अब क्या होता है इसमें, यहां I1 और ये R1 और ये है R2 और ये है I2, जो उस चित्र में बनाया गया था वही फिर इसमें। अब देखो देखो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ढंग से हर चीज को समझना है, नहीं तो बाद में ये होगा कि डेरिवेशन में याद करना पड़ेगा तो सब समस्या हो जाएगी। हम एक बात ये पहले भी बताए कि हम हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे, AB और AC पृष्ठ बराबर नाप के रहेंगे, ठीक। तो इसमें होता क्या है, जो विचलन कोण है, आपतन कोण घटाया जाए और बढ़ाया जाए, शुरू वाला, तो विचलन कोण भी घटता बढ़ता है। लेकिन एक आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण बहुत छोटा होता है। अगर आपतन कोण और बढ़ाया जाए तो यह छोटा मान बदलने लगता है, अगर आपतन कोण घटाया जाए तो भी छोटा कोण बदलने लगता है। हमारे ये कहने का मतलब है कि एक विशेष आपतन कोण पर जो विचलन कोण डेल्टा होता है वो न्यूनतम होता है, कोण घटाओ बढ़ाओ तो फिर वो बदल जाता है। तो कहने का मतलब कि अल्पतम सबसे छोटा विचलन कोण एक विशेष आपतन कोण के लिए होता है। एक प्रिज्म में एक विशेष आपतन कोण रहेगा, उसी के लिए विचलन कोण सबसे छोटा होगा। अगर कोण का मान उस आपतन वाले का हम बदल रहे हैं तो विचलन कोण भी अब छोटा ना हो करके या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो एक निष्कर्ष निकला, किसी प्रिज्म के लिए एक और केवल एक आपतन कोण के लिए विचलन कोण सबसे छोटा होता है, इसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कहते हैं, ठीक। अब जब अल्पतम विचलन कोण हो गया, कोई विशेष आपतन कोण हो गया, तब इस स्थिति में I1 बराबर I2 तथा R1 बराबर R2, ठीक। I1 बराबर I2 अर्थात पहला आपतन कोण निर्गत आपतन कोण के बराबर रहेगा और पहला अपवर्तन कोण दूसरे अपवर्तन कोण के बराबर रहेगा, तथा किरण चित्र में क्या है, PQ प्रिज्म के भीतर वाली किरण,
किरण PQ आधार BC के समांतर, इतना है ये अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में। ठीक, तो अब जो है इस तरीके से हमारी तैयारी हो गई। इनके सब क्रियाकलाप जो प्रिज्म के होते हैं इनको हम लोगों ने समझ लिया। आगे डेरिवेशन जो होगा उसमें मुख्य तथ्य यही है कि अल्पतम विचलन कोण अगर होता है तो I1 पहला आपतन कोण निर्गत दूसरे कोण के ठीक बराबर, और ये R1 R2 जो अंदर के दोनों कोण हैं ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, और अंदर में जो प्रकाश किरण प्रिज्म में चल रही है वो आधार BC के समांतर हो जाएगी। इतना तथ्य हमको अब ध्यान में रखना है। ये सिद्ध भी हो सकता है, अरे भाई प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से यहां से प्रकाश किरण इधर से आई, यहां निर्गत हुई, अब उल्टा इसका मार्ग ये कर दिया जाए तो यहां से निर्गत हो जाएगी। तो क्या हुआ, ये डेल्टा M या डेल्टा कोण इधर वाले के लिए भी लागू हुआ, इधर वाले के लिए भी लागू हुआ। अगर एक स्थिति में अल्पतम विचलन ये हो गया तो इधर से भी अल्पतम विचलन ही होगा। ठीक, तो अल्पतम विचलन के लिए क्या हुआ, इधर से भी वही कोण, इधर से भी वही विचलन कोण, इसका मतलब दोनों कोण बराबर। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 I2 बराबर, R1 R2 बराबर और BC के समांतर PQ। ठीक, इस तरीके से यह प्रिज्म में प्रकाश किरणों का मार्ग कैसे क्या हुआ सब चीजें हो गई। अब जो है हमें आगे क्या करना है, अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। हम लोग आज प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालेंगे। ठीक है, प्रिज्म जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक, जैसे कांच का बना है तो कांच का अपवर्तनांक, या किसी अन्य पारदर्शी माध्यम का बना है तो उसका अपवर्तनांक, हम अपवर्तनांक निकालेंगे। तो एक बात देखो, ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है लेकिन है कुछ नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्थिति पर इसमें विचार कर लेते हैं। चित्र बनाने के बाद, चित्र पहले बना लिया जाए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ठीक, अपवर्तनांक है तो स्नेल का नियम ही मुख्य रहेगा। स्नेल का नियम ही अपवर्तनांक का सूत्र देता है, चाहे जैसा सूत्र हो। अब इसमें सबसे पहले हम लोग चित्र बना लें। चित्र में ये प्रिज्म का सामने का परिच्छेद हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें एक प्रकाश किरण तिरछी आपतित करते हैं।
ये आपतन बिंदु हुआ, तो आपतन बिंदु पर हम लोग अभिलंब खींचेंगे। ये अभिलंब हो गया। अब प्रकाश किरण मुड़कर, अभी पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। यहां आ गई। अब यहां फिर अभिलंब खींचेंगे। ये अभिलंब N1, ये अभिलंब N2, यहाँ ए नहीं भाई, P, ये बिंदु हुआ Q, ये बिंदु हुआ R, और अप्रकाश किरण इस तरीके से बाहर आ गई। ठीक, तो बिंदु ये हो गए। यहाँ एम बिंदु ले लो, यहाँ पी क्यू आर यस ले लिया जाए। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें विशेष स्थिति देखनी होगी कि ये जो पहली आपाती किरण है यहां आई, ठीक, और ये दूसरी आपाती किरण ये है यम, और यहां यक्स कर दो, और ये वाई। ठीक, अब चित्र पर विचार करो सब पर। ये पी क्यू तिरछी प्रकाश किरण क्यू बिंदु पर आपतित हुई। क्यू बिंदु पर हमने N1 अभिलंब खींच दिया। जहां भी आपतन होता है वहां अभिलंब खींचने के बाद ही आगे स्थिति जाती है क्लियर। फिर क्या, प्रकाश किरण अब यहाँ हवा से कांच में या प्रिज्म के पदार्थ में प्रवेश करती है, तो क्या होगा, विरल से सघन में आ रही है। यहाँ विरल है बाहर, यहाँ सघन है। तो सघन है तो अभिलंब की ओर देखो झुक गई, तीर यहां बना दिया जाए। ठीक, अभिलंब की ओर झुक गई, एक कोण ये बना और यहां एक कोण ये बना था। अब जब झुक गई तो आगे बढ़ गई, दूसरे पृष्ठ आर पर पहुंची। आर पर देखो यहां फिर अपवर्तन होगा, तो अब सघन से विरल में जाएगी। तो यह कोण अपवर्तन कोण यहां हुआ, और यहां क्या था, यहां आपतन कोण कौन बनेगा, ये तो अभिलंब है, अभिलंब और यह कोण। ठीक, बाहर निकल गई, नीचे को ही झुकी, यहां भी नीचे को झुकी, यहां भी नीचे को झुकी, लेकिन विरल से सघन में जाने के लिए अभिलंब N1 की ओर झुकी, आगे बढ़ी, यहां फिर अपवर्तन हुआ। अब सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब जो N2 है उससे दूर हटेगी, फिर उसको नीचे आना है। कहने का मतलब कि दोनों बार ये नीचे की ओर झुक रही है। अब कोण क्या हुए, अल्पतम विचलन की स्थिति में यह तय किया गया है कि आपतन कोण जो होगा वही निर्गत या अंतिम अपवर्तन कोण होता है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं भाई, अल्पतम विचलन के लिए है। इधर से प्रकाश किरण गई और इधर से। अब यहां देखो
यहाँ थोड़ा सा संरचना हम बदल रहे हैं, ये डॉट डॉट कर दे रहे हैं। प्रकाश किरण का यह पहले वाला मार्ग है और ये दूसरा वाला मार्ग है। ये यहाँ जो है, यहाँ डेल्टा यम अल्पतम विचलन, कहने का मतलब कि अगर प्रकाश किरण शुरू से जाती PQ मार्ग उसका बना रहता तो ये दिशा होती, और निकली क्या है RS मार्ग से, तो इतना मुड़ गई, पीछे बढ़ाया गया तो डेल्टा यम इतना ये मुड़ी या विचलित हुई या यही विचलन कोण बना, टोटल विचलन कोण। ठीक, अरे भाई मार्ग इसका शुरुआत में सीधा ये था और निकली इस मार्ग से, इतना मिड़ी। अब यहां क्या होता है, यहां देखो पहली बार किरण कितना यहां मुड़ी। ठीक, अरे भाई मार्ग ये था और इस मार्ग से गई, तो ये डेल्टा 1, और यहां क्या हुआ, यहां देखो ये मार्ग था और इस मार्ग से, तो ये डेल्टा 2, ये विचलन हुआ। दोनों विचलन मिला के कंप्लीट अल्पतम विचलन के बराबर। अरे भाई यहां मुड़ी और फिर यहां जा रही थी, यहां मुड़ी, मार्ग तो इसका ये हुआ और नहीं तो होना चाहिए था ये। ठीक, एक इसमें बना ही दिया जाए, ये मार्ग, तो दोनों विचलन कोण मिला करके ये अल्पतम विचलन कोण हुआ। देखो यहां आप अल्पतम विचलन कोण की बार बार चर्चा कर रहे हैं, उसका बड़ा महत्व है। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये पहला आपतन कोण, अंतिम में निर्गत कोण बराबर, और यहां देखो दो कोण ये भी बने, R1 और R2, ये भी बराबर, इसको I1 I2 कर दिया जाए, तो ये जो अपवर्तन कोण ये है और इस आपतन कोण R1 R2 ये भी बराबर। इसलिए जो ये अल्पतम विचलन की स्थिति कही जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा डेरिवेशन अल्पतम विचलन कोण पर ही आधारित है। चित्र हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, चित्र में हम लोग स्नेल का नियम ही लगाएंगे, लेकिन स्नेल का नियम कैसे लगेगा इसको यहां एक बार रफली समझ लो। स्नेल के नियम में, स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन I बटे साइन R। I और R आपतन और अपवर्तन कोण है। ठीक, तो साइन I बटे साइन R ही अपवर्तनांक का मूल सूत्र है। इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे कि जो अल्पतम विचलन डेल्टा यम है, डेल्टा यम, और प्रिज्म कोण ये A है, A। ठीक, इनका संबंध हम I और R से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अर्थात हमारे डेरिवेशन में अंत में I नहीं रहेगा और अंत में R नहीं रहेगा। इसका फार्मूला है n बराबर साइन डेल्टा यम प्लस A बटे 2 बटे साइन A/2, ये फार्मूला निकलेगा। अब इसको समझ लीजिए, अगर इसको नहीं समझे हैं तो डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। यहां देख रहे हो साइन के बाद ये लिखा गया है, तो इसका मतलब I बराबर क्या हमको लाना है, डेल्टा यम प्लस A बटे 2, और R की जगह क्या है, A/2, A/2। ठीक, स्नेल के नियम को हम छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपवर्तनांक का जो सूत्र है, अपवर्तन का जो फार्मूला है, वो स्नेल के नियम से ही चला है। तो हम क्या करेंगे, I का मान
डेल्टा यम अल्पतम विचलन और प्रिज्म कोण ए के पदों में मालूम कर लेंगे, और आर का मान ए के पदों में a/2 है। यही इसमें काम है। अब ये फार्मूला हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले ये दिमाग लगाओ, a/2 है, a/2 आर के स्थान पर, तो हम a/2 का ही मान निकालना शुरू करें। वही देख के भाई, ए देखो कोण यहां है और ए का संबंध क्या आर की जगह पर ये आने हैं, तो हम एक चतुर्भुज AQMR ले लें। AQMR यहां AQM यहां 90 अंश है, ये अभिलंब खींचा गया है। देखो ये 90 अंश रहेगा भाई, कोण AQM अभिलंब ही खींचा गया, ये N1 यही तो आया आगे, ये 90 अंश। इसी तरह से ARM यहां भी अभिलंब के कारण ये कोण 90 अंश। ठीक, इसका मतलब चतुर्भुज में दो कोण 90 अंश हो गए, तो 90 90 180, तो बचा कोण ए और कोण यम। ये दोनों कोण क्या हुए, ये भी मिला के हो गए 180। ठीक, फिर देखो त्रिभुज QMR में चले आओ। अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ, तो R1 प्लस R2 और प्लस यम त्रिभुज के तीनों ये कोण हुए, तीनों कोण मिला के 180 अंश। अब देखो ए में चाहे क्या यम जोड़ते हैं तो 180 अंश, या ऐसा कह दो कि यम में ए जोड़ते हैं तो 180 अंश, और यम में R1 प्लस R2 जोड़ते हैं तो 180 अंश। इसका मतलब ए के साथ R1 और R2 बराबरी करते हैं। इसका मतलब ए बराबर R1 प्लस R2। ठीक, बस इतने खेल है। तो सबसे पहले छोटा वाला करना चाहिए, a/2 वाला थोड़ा बड़ा है अब इसका भी लाभ मिलेगा। कहने का मतलब एक बात ये समझ लो, चित्र ये बना है, चित्र ये अल्पतम विचलन की स्थिति में बना है। अल्पतम विचलन की स्थिति में जो आपतन कोण है, निर्गत कोण I1 I2 ये बराबर होते हैं, और R1 R2 ये जो कोण अपवर्तन कोण यहाँ के लिए आपतन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ही फार्मूला निकाला गया है। तो अब हम क्या देखें, तो फार्मूला जो है इसका निकलने वाला साइन डेल्टा यम प्लस ए पूरे बटा 2 बटे साइन a/2। इसका मतलब आई की जगह पर डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 होना है, और आर की जगह पर a/2 होना है। आई और आर के मान यहाँ हटा दिए जाते हैं, उनके मान लिख दिए जाते हैं डेल्टा यम ए के पदों में, विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में। यही हमको चालाकी यहाँ करना है, सावधानी करना है। तो सबसे पहले a/2 वो छोटा है, डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 कुछ जटिल है। a/2 का हम पहले मान फिट करें, और a/2 का मान दूसरे वाले में डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 वाले में फिट करने में भी लाभ मिलेगा। इसलिए a/2 में ही हम पहले काम करेंगे। a/2 में काम करने के लिए देखो, ए कोण हम लें और आर की जगह वो रखा जा रहा है, तो R1 R2 यहां है। ठीक, तो हम एक चतुर्भुज AQMR ले लें। ए आ गया, ये कोण आ गया, और यहां का कोण आ गया, R1 R2 संबंधित हो गए हैं। तो यहां चतुर्भुज AQMR में, ठीक, कोण दो कोण AQM बराबर कोण ARM बराबर 90 अंश। भाई ये कोण बराबर, ये दोनों 90 अंश।
और दोनों को जोड़ दें, इसलिए कोण ए क्यू एम प्लस कोण ए आर एम बराबर 180 अंश। ठीक, इसलिए क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश, दो कोणों का योग चारों कोणों का योग 360 भाई, दो कोणों का योग 180 अंश हो गया। इसका मतलब ए और एम का मान भी 180 अंश होना चाहिए। इसलिए कोण ए प्लस कोण एम बराबर 180 अंश। समीकरण 1। R1 R2 भी नहीं ले पाए हम। अब अगर हम त्रिभुज क्यू एम आर में इस वाले त्रिभुज में बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस एम बराबर 180 अंश, और ये दोनों 180 अंश हो रहे हैं। इसका मतलब यम जोड़ते हैं तो 180 अंश, R1 R2 जोड़ते हैं ए में तो 180 अंश। अब यहां लिख दिया जाए किंतु त्रिभुज क्यू एम आर में R1 प्लस R2 प्लस यम बराबर 180 अंश। समीकरण 2। अब देखो ए में यम जोड़े हैं तो भी 180 अंश, और R1 प्लस R2 में यम जोड़े हैं तो भी 180 अंश। इसका मतलब क्या, यम दोनों में है तो कोण ए और कोण R1 प्लस R2 बराबर। इसलिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक, कोण ए प्लस R1 प्लस R2 बराबर 180 अंश। ठीक, नहीं भाई बराबर नहीं, जोड़ नहीं। कोण ए बराबर कोण R1 प्लस कोण R2। ठीक, हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई यम में ए जुड़ा तो भी 180 अंश दे रहा है, यम में R1 प्लस R2 जुड़े तो भी 180 अंश दे रहे हैं। इसका मतलब कोण ए और R1 प्लस R2 बराबर है कि नहीं है? अब ये बराबर हो गए, किंतु डेल्टा यम के लिए R1 बराबर R2 बराबर R, इसलिए कोण ए बराबर 2R। अरे भाई R1 R2 बराबर और ये R मान लो तो क्या हुआ 2R। समीकरण 3। अब देखो हम लोग कहाँ पहुंचे, अभी समीकरण 3 नहीं, यहां कर दो समीकरण, चलो 3 कर दो, और कोण ए बटे 2 बराबर R। समीकरण 4। हमने कहा था ना ए वाला पहले हिसाब देखो। अब क्या हुआ, R स्नेल के नियम में साइन R के बदले हम साइन A/2 अब लिख सकते हैं, क्योंकि R बराबर A/2 आ गया। अब दूसरे कोण के लिए, दूसरे कोण में देखो I वाले में डेल्टा यम है, ठीक, तो हम डेल्टा यम के लिए काम करेंगे। डेल्टा यम देखो यहां है, ध्यान से देख लो, बड़ा आसान अब हो गया है। त्रिभुज Q R और X, ठीक, इस त्रिभुज का डेल्टा यम बहिष्कोण है। इसका मतलब डेल्टा यम बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों जो विचलन कोण द्विबार अपवर्तन हुआ है, द्विविचलन कोण हुए हैं, उनके बराबर। अब डेल्टा 1 यहां देखो, डेल्टा 1 भी हटाना है, तो I1 जो है उसमें से R1 घटा दें तो डेल्टा 1 पा जाएंगे कि नहीं पा जाएंगे, डेल्टा 1 गायब। ऐसे यहां डेल्टा 2 के लिए जो I2 है, ये पूरा कोण है, उसमें से R2 हम घटा दें तो डेल्टा 2 गायब।
और हमारे आई और आर ये सब आ जा रहे हैं, उसी में कोई मान रख देंगे। अब इतना हम मिटा देते हैं इसको। अब समझिए कि हम दूसरे कोण के लिए काम कर रहे हैं। अब दूसरा चाक ले लें। अब आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए पूरे बटा 2 के लिए त्रिभुज क्यू आर एक्स, त्रिभुज क्यू आर एक्स से डेल्टा एम बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यहाँ क्या बहिष्कोण, ठीक, बहिष्कोण की बात लगी। अब फिर देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 हमको यहाँ नहीं रखना है, ठीक, गायब है। डेल्टा 1 के लिए यहाँ देखो n1 m और PQX ये I1 कोण है और इसी का सम्मुख ये पूरा कोण है, ठीक। इसका मतलब कि I1 के बराबर डेल्टा 1 प्लस R1 है। तो डेल्टा I1 में से अगर R1 घटा दें तो हमको डेल्टा 1 मिल जाएगा। तो डेल्टा 1 के लिए क्या हुआ, I1 माइनस R1। क्योंकि डेल्टा 1 बराबर I1 माइनस R1 तथा डेल्टा 2 बराबर क्या होगा, डेल्टा 2 यहाँ है, ये पूरा I2 है, ठीक। तो इसके और इसके ये सम्मुख कोण है, यहाँ मान लो, तो क्या होगा I2 माइनस R2 कर दे, डेल्टा 2 मिल जाए। I2 माइनस R2, ठीक। इसलिए डेल्टा 1 है भाई, डेल्टा m नहीं, डेल्टा 1। इसलिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर क्या हुआ, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। क्योंकि डेल्टा m की स्थिति में I1 बराबर I2, R1 बराबर R2, इसलिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 2I माइनस 2R, माइनस 2R। तो क्या हुआ, अब हम 2R का मान यहां पा चुके हैं, तो 2R के बदले क्या रखें, ये समीकरण मान लो 5। अब समीकरण 3 से 2R का मान क्या हुआ, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 2I माइनस A, या डेल्टा m बराबर 2I माइनस A, ठीक। अब देखो A को पक्षांतर कर दो डेल्टा की तरफ, तो माइनस A है प्लस A भी हो जाएगा। डेल्टा m प्लस A बराबर 2I, या डेल्टा m प्लस A बटे 2 बराबर I, ठीक। अब देखो R का भी मान और I का भी मान,
स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो n बराबर साइन मान रख दिया गया। आई की जगह क्या हुआ, डेल्टा m प्लस ए बटे 2 बटे साइन आर की जगह क्या आया है, a बाई 2, ये बन गया। ठीक, अब इसमें एक बात ये कहोगे कि बहुत समीकरण का नाम हमने रख दिया, तो भाई चीजें गायब ना हो इसलिए हमने कई समीकरण लिख दिया। मूल बात देखो, चित्र तो किताब से बना लोगे, यह तमाम बना मिल जाएगा, हम बनाए हैं इसके बावजूद भी। फिर इसमें सबसे पहले मुख्य काम है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा m में, हर विचलन में नहीं, क्योंकि विचलन कोण जो है वो कई ठो होंगे, बहुत हो सकते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में एक ही आपतन कोण होता है, वो एक विशेष मान है। अल्पतम विचलन की स्थिति में जो I1 होता है I2 के बराबर, यहाँ वाला कोण यहाँ के बराबर, और R1 R2 बराबर। ठीक, ये इतना अगर ध्यान रखे रहो तो काम चल जाएगा। दूसरी बात, स्नेल का नियम है साइन आई बटे साइन आर, तो हम आई का मान खोजेंगे, आर का मान खोजेंगे, और कोई नई चीज नहीं की गई है। साइन साइन देखो दोनों में है, और ये लिखा गया ये आई का मान है, ये आर का मान है। ठीक, तो चित्र में सबसे पहले हम आर का मान निकालते हैं, वो आसान है, छोटा है a बाई 2, तो a कोण है उसमें a लेंगे, तो a q m r, ये चतुर्भुज लेते हैं। देखो चतुर्भुज हो गया। और अब इसमें क्या, यहाँ अभिलंब के कारण 90 अंश कोण, यहाँ भी अभिलंब, अरे भाई n1 और n2 ही इस चतुर्भुज में आए हैं, तो अभिलंब है तो 90 अंश, यहाँ कोण 90 अंश, यहाँ 90 90, दोनों मिला के 180। तो चतुर्भुज के ये जो 4 कोण हैं, 2 कोण यहाँ वाले मिला के 180, तो ये और यम मिला के भी 180, ये लिख दिया गया। किंतु क्यू एम आर, इस छोटे त्रिभुज में यम के साथ इन दोनों R1 R2 को जोड़ दिया जाए तो भी 180 अंश दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, अब चाहे यम में a जुड़े और चाहे यम में R1 और R2 जुड़े, 180 दे रहे हैं। इसका मतलब a R1 R2 के योग के बराबर है, a R1 प्लस R2 के योग के बराबर है। किंतु डेल्टा m के लिए R1 बराबर R2 बराबर R मान लिया जाए, तो क्या हुआ, कोण a बराबर 2R, दोनों एक आर ये 2R, और कोण a बाई 2 बराबर R का मान हमारा निकल आया। नीचे वाला ये पद समझो हमारा हल हो गया। ठीक, अब ऊपर वाले में डेल्टा m है, तो ऐसा करो कि डेल्टा m को फंसाओ। डेल्टा m यहां है, ये त्रिभुज क्यू आर एक्स का बहिष्कोण है। भाई डेल्टा m हमको प्रयोग में लाना है, ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण अंदर के 2 दूर कोणों के योग के बराबर होता है। ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये अंदर के कोण हुए त्रिभुज के, ये डेल्टा m बहिष्कोण हुआ। तो ये दोनों डेल्टा m दोनों कोणों के योग के बराबर। अब क्या हुआ, डेल्टा 1 अलग से निकालेंगे, तो ये जो लंब है, ये जो किरण गई है I1 कोण यहाँ फिट मानो सम्मुख कोण के कारण, तो क्या हुआ, डेल्टा 1 बराबर यहाँ I मानो I माइनस R1 इतना निकाल दो, डेल्टा 1 हो गया, ये I1 माइनस R2। और डेल्टा 2 यहाँ भी ये अभिलंब है और ये किरण है, ये
और ये गई तो क्या हुआ, ये पूरा कोण हमारा I2 हो गया। ठीक, तो I2 हो गया, तो अगर डेल्टा 2 निकालना है तो उसमें से क्या निकाल दें, I में से I2 में से R2 निकाल दें, डेल्टा 2 हो गया। ये निकाला गया है डेल्टा 2 बराबर I2 माइनस R2। ठीक, अब दोनों डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर क्या हुआ, यही मान लिख दिया गया। देखो दोनों अब गायब होना है, दे दे इनको इकट्ठा करो। अब डेल्टा एम की स्थिति में I1 बराबर I2, R1 बराबर R2, इसलिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 2I माइनस 2R। क्या हुआ, 2R का मान वहाँ हम ए वाले में पाए हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 2I माइनस ए। ठीक, अब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर डेल्टा एम होता है, हम लोग यही कर सकते थे, इकट्ठा है डेल्टा एम बराबर देखो लिखा है, यही डेल्टा एम लिख देते, बार बार डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो लिखते आए हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, डेल्टा एम यहीं से कर देते और डायरेक्ट डेल्टा एम बराबर 2I माइनस ए। ठीक, 2R का मान क्या होता है, ए, यहाँ पहले वाले में। तो अब देखो डेल्टा एम के पास ए आया है तो ए पक्षांतर कर दो इधर, बराबर 2I, और डेल्टा एम प्लस ए दो पक्षांतर कर दो, भाग करने लगा, बराबर I हो गया। तो I का मान पा गए हम। अब स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R, साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। ठीक, इस तरीके से ये हो गया।